हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 29 ऑफ मार्च के करेंट अफेयर्स। तो काफ़ी कम न्यूज़ है, तो हो सकता है आज सेशन जल्दी ख़त्म हो जाए। बाकी सारी न्यूज़ को हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मुझे आपको कल फाइनेंशियल बिल 2023 जिसे लोकसभा ने रिसेंटली पास किया है उसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी सारी न्यूज़ को आज के दिन ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे जो लोग न्यूज़ में हैं, उसके बाद बाकी न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको शॉर्ट न्यूज़ मिलेगी जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, आपको भी पता है। वहाँ से डायरेक्टली उठकर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, और आप लोगों की रिवीजन के लिए आपको लास्ट में हेडलाइंस भी मिल जाएंगी, जिससे आप पूरे के पूरे करेंट अफेयर्स को शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आज की क्लास का जो आपका पीडीएफ रहेगा वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम से आप करेंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब कल के क्वेश्चन पे देखिएगा, कल के क्वेश्चन पे काफ़ी यहाँ पे मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। कल जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, मैंने पूछा था कि अरावली हिल के बारे में मैं आपको कल बता रही थी। अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैंने आपको चर्चा की थी, याद आया? ठीक है ना। अरावली मैंने कहा था कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुरानी जो सीरीज़ है, जो आपकी माउंटेन रेंज है, वो अरावली रेंज है। ये भी मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपसे पूछा था अरावली से निकलने वाली वो नदी कौन सी है जिसे राजस्थान की गंगा कहते हैं। ये बात हमने वहाँ पर आपसे पूछी थी। तो हो सकता है आधे बच्चे उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ पाए हों और आधे बच्चे ना भी समझ पाए हों। तो 2 आंसर सामने आए। एक आंसर था वानगंगा रिवर और दूसरा आंसर था लूनी रिवर। ठीक है, दूसरा आंसर था लूनी रिवर। अब जो लूनी रिवर है ना, ये लूनी नदी जो है आपको, ये अरावली रेंज से निकलती है। अरावली से निकलती है, पश्चिम राजस्थान, जो वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर फ्लो होती है और कच्छ के रन में कहीं गायब हो जाती है। कच्छ के रन में कहीं विलुप्त हो जाती है। मतलब लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो समुद्र में जाके नहीं मिलती और पश्चिम राजस्थान में फ्लो होती है, तो वहाँ की गंगा लूनी रिवर को कहा जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लूनी रिवर था। मैंने पूछा था अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है जिसे राजस्थान की गंगा कहेंगे, तो वो लूनी रिवर थी। वानगंगा रिवर जो है वो राजस्थान की एक बड़ी नदियों में इसकी काउंटिंग की जाती है, और ये जो नदी है इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो बहुत से बच्चों का बाणगंगा आंसर था। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके अकॉर्डिंग लूनी यहाँ पे सही आंसर था। क्लियर है? तो आज भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बगबंधु। बगबंधु किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को बगबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हें लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर एंड लिटरेचर के द्वारा बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को स्पेशल लिटरेसी अवार्ड सम्मानित किया गया है। इनकी जो रचनाएं थी अनफिनिश्ड मेमोरी, द प्रिजन डायरी एंड न्यू चाइना 1952 के लिए। ठीक है, और ये अवार्ड किसने दिया है? तो जो इमिनिस्ट पंजाबी नोबलिस्ट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट हैं फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर एंड लिटरेचर के, अजीत कौर के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, बेसिकली शार्क फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और लिटरेसी मतलब साहित्य की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ इस पूरी सेरेमनी में शेख मुजीबुर रहमान जी की जो तुलना की है, जो कंपैरिजन किया है, वो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग से भी किया है, और बोला है कि इस वर्ल्ड में कोई पावर नहीं है अर्थ में कि इन लोगों के नाम हिस्ट्री से वो रिमूव कर सकें। ठीक है, अगली बात करते हैं शार्क राइटर एंड लिटरेचर फाउंडेशन के बारे में। तो शार्क देशों के द्वारा जो कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडिंग मेंबर अगर आप देखेंगे तो शार्क कंट्री है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में मिली थी। 1971 में बांग्लादेश जो है वो बना था। उसके पहले से ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ढाका कैपिटल है, टका करेंसी है। अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है और शेख हसीना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रही हैं। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये तो एक तरीके से
चलिए कुछ नहीं बोलते इस न्यूज़ के बारे में, बस आप न्यूज़ पढ़ लीजिए। एनडीटीवी के बारे में आपको पता है ना, एनडीटीवी का जो है वो अडानी ग्रुप ने इसको खरीद लिया था, ये बात भी आपको पता है। अब यहाँ पे एनडीटीवी के द्वारा फॉर्मर सेवी चेयरमैन यूके सिन्हा और बिजनेस लीडर दीपाली गोयंका को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। तो दो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनडीटीवी बोर्ड में शामिल हुए हैं, एक है यूके सिन्हा और दूसरी है दीपाली गोयंका, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। और ये जो रिकमेंडेशन दिया था इनके नाम का कि इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही साथ यहाँ पर जो कमेटी के बोर्ड मेंबर्स थे उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था, ठीक है। अब यूके सिन्हा जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सेबी के चेयरमैन रहे हैं, सेबी के चेयरमैन 2011 से 17 तक रहे हैं। साथ ही साथ ये ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी रहे हैं, वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे भी यूके सिन्हा ने काम किया है। अगर हम दीपाली गोयंका के बारे में बात करें तो फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है ना, मोस्ट पावरफुल वीमेन इन एशिया, इन इंडिया की लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। इसके अलावा इंडिया इकोनॉमिक समिट 2017 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसे को चेयर भी इन्होंने किया है ना। इसके अलावा ये करेंटली बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंजप्शन फोरम में बोर्ड मेंबर की तरह काम भी कर रही हैं। तो दीपाली गोयंका और यूके सिन्हा का नाम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में चुना गया है एनडीटीवी के लिए। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे हमारी दो एथलीट्स के बारे में। ये हिमा दास है, सभी लोगों को पता है हिमा दास, और ये जो दूसरी आपको एथलीट दिख रही है इनका नाम अभी सामने आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाती है। इनका नाम है अर्चना, इनका नाम क्या है, अर्चना सुसनेंद्रा, ठीक है। ये एथलीट है और इन्होंने रिसेंटली हिमा दास को डिफीट किया है, हिमा दास को इन्होंने हराया है और इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 अपने नाम कर लिया है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 इन्होंने अपने नाम कर लिया है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा केरला में किया गया था, ठीक है ना। तमिलनाडु की अर्चना ने हिमा दास को यहाँ पे हराया है। साथ ही साथ इस पूरे ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, एक 100 मीटर रेस में और एक 200 मीटर रेस में। 100 मीटर में इन्होंने हिमा दास को डिफीट किया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 11.52 सेकेंड में इन्होंने अपनी 100 मीटर रेस को कंप्लीट करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। अर्चना जो है वो एथलीट है और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो मेंस कैटेगरी में 100 मीटर में गोल्ड किसने लाया है, तो 100 मीटर में गोल्ड संजीत ने लाया है, जो कि हरियाणा के एक एथलीट है। अब ये तो ग्रैंड प्रिक्स 2 था। ग्रैंड प्रिक्स 3 और ग्रैंड प्रिक्स 4 जो है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम। अगला जो अवार्ड है उसका नाम है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड, वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड 2023, ठीक है। इस अवार्ड के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो रिसेंटली वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड किसे दिया है, होपी साइट को दिया है, और होपी साइट एरिजोना यूएसए में आपको देखने को मिलेगी। जो होपी नेटिव नेशंस अमेरिकन्स हैं उनका नेटिव प्लेस ये रहा है, और उनके जो हेरिटेज कल्चर और उस समय जो होपी जनजाति या ट्राइब रहा करती थी उनका किस तरीके से वो वहाँ पे काम करते थे, किस तरीके से उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है, और हमको भी किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, तो इसलिए वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड दिया जाता है। अ साइट लोकेटेड इन एरिजोना यूएसए and scared to the Hopi Native American nation has been awarded as a water and heritage shield by the International Committee on Monuments and Site International Science Committee। तो ये जो वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड है ये कौन देता है, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट इंटरनेशनल साइंस कमेटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये अवार्ड जो है अवॉर्डेड टू द ब्लैक मेशा ट्रस्ट को भी दिया गया है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, टू अवेयर पब्लिक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर एंड इंडिजीनियस सेक्रेड साइट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राइट टू कल्चर एंड हिस्टोरिकल मेमोरीज। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी, और इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 30 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने रिसेंटली इंफॉर्मेशन दी है, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है और कहा गया है कि
हमने 270 जो कैप्टिव एलिफेंट हैं उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली है, ठीक है ना। अब हमारे देश में कितने कैप्टिव एलिफेंट हैं, मतलब जिनको अब अपने साथ लोग रखते हैं, पालतू बना के रखते हैं, उनके ज़रिए पैसे कमाना हो गया या फिर मंदिरों में उनका उपयोग करना, कई तरीके से जो है एलिफेंट को रखा जाता है। तो यहाँ पे लगभग 2675 2600 आप देखेंगे कैप्टिव एलिफेंट हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत इन लोगों की क्या की जा रही है, डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री संभालते हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने रिसेंटली हमें बताया है कि 30 साल हो गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के और हमने 270 कैप्टिव एलिफेंट की क्या की है, डीएनए प्रोफाइलिंग की है। डीएनए प्रोफाइलिंग करने की शुरुआत अगस्त 2022 में की गई थी फॉर गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर्स। तो बेसिकली यहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग क्यों की जाती है, जिससे यहाँ पे इनकी जानकारी रहे कि इतने कैप्टिव एलिफेंट हैं और दूसरे वाइल्ड एलिफेंट जो हैं, जो जंगलों में हैं, उनका कोई शिकार ना करे और उनकी सिक्योरिटी के लिए कि उनको कोई कैप्टिव करके उनको गुलामी ना करवाए, अपने पास ना रखे, है ना, उनको जंगलों में ही रहने दिया जाए। तो उनके सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की गई है। डीएनए प्रोफाइल इज अ प्रोसेस वेयर द स्पेसिफिक डीएनए पैटर्न called a profile is obtained for the sample of body tissues। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है और इसका उद्देश्य क्या है, एलिफेंट के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाना, जैसे कि नेशनल हाईवे आप अगर बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक एलिफेंट कॉरिडोर भी हो जिससे आसानी से एलिफेंट रोड को क्रॉस कर सके, और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना बेसिकली प्रोजेक्ट एलिफेंट का मकसद था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट से कुछ बातें और पूछी जा सकती हैं या फिर एशियन एलिफेंट से कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को 16 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में एशियन एलिफेंट शामिल है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आपको एशियन एलिफेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम मोदी जी अभी रिसेंटली कर्नाटका गए थे और वहां पर उन्होंने नई मेट्रो लाइन की शुरुआत की है कर्नाटका बेंगलुरु में। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आइए हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट वाइड फील्ड फॉर द कृष्णराजपुरम मेट्रो लाइन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वाइड फील्ड से लेकर आप देखेंगे कृष्णराजपुरम के बीच में मेट्रो लाइन की शुरुआत की है, जो कि वाइड फील्ड्स को कृष्णराजपुरम के साथ कनेक्ट करेगा, जिससे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके। जो बेंगलुरु में जो ट्रैफिक की कंडीशन है या जो लोग परेशान होते हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है, जिससे कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस होगा। बेसिकली ये जो मेट्रो लाइन है ये नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, जो कि 15.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी और इसके बीच में 14 स्टेशन होंगे। अभी नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट क्या है, तो नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो बेंगलुरु मेट्रो के बनाने के लिए की गई थी। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2005 में नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका पहला फेज 2017 में शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन बनाई गई थी। ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन बनाई गई थी और फिर इसका जो एक्सपांशन हुआ है, मतलब अब इसका सेकेंड फेज अभी रन हो रहा है, इसके अंतर्गत येलो और ब्लू लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। चलिए, अब कुछ समय पहले आपको पता है हमारे देश में कुछ मेहमानों को लाया गया था नमीबिया से, मतलब हमारे देश में 8 चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे। कहाँ पर? कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। अब उनमें से एक जो फीमेल चीता थी उसकी डेथ हो गई है किडनी फेलियर के कारण, ठीक है। तो चीता डाई ऑफ किडनी डिसीज इन कुनो नेशनल पार्क। तो कुनो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब से चीता यहाँ पर आए हैं। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल होनी चाहिए कि कब नेशनल पार्क बना, कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कितने एरिया में है, सारी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कुनो नेशनल पार्क में नमीबिया से जो है वो 8 चीता लाए गए थे, जिनमें से 5 फीमेल थी और 3 क्या थे, मेल चीता थे, ठीक है। इन्हें लाया गया था अंडर द प्रोजेक्ट चीता। उनमें से जो एक फीमेल चीता थी उसका नाम था शाशा और इसकी ही डेथ यहाँ पर किडनी डिसीज के कारण हो गई है।
ठीक है, कब इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था? तो चीतास को भारत में या कुनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था और कुनो नेशनल पार्क हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड का पहला फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े ये जो लार्ज कार्निवोरस एनिमल है उनको पहली बार रिलोकेट किया गया था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आप इनको एशियन कॉन्टिनेंट में लेकर आए थे। तो ये पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे कुनो नेशनल पार्क के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा 8 अफ्रीकन चीतास को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 फीमेल थे और 3 मेल थे। ठीक है, कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था? 17 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और हमारे देश में चीता एक्सटेंट कब हुए? तो 1952 में डिक्लेयर किया गया था कि चीताज एक्सटेंट हो गए हैं। कुनो नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। और इससे पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1981 में और 2018 में ही इसे नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। 2018 में ही कुनो नेशनल पार्क का स्टेटस इसे दिया गया है और कुनो रिवर के कारण इसका नाम कुनो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है S&P ग्लोबल रेटिंग। इन्होंने वापस से अपनी जीडीपी फॉरकास्ट की है और कहा है कि अपकमिंग ईयर के लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वो मतलब चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज, अनचेंज रहेगी 6%। सो S&P कीप इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट अनचेंज एट 6% इन द फाइनेंशियल ईयर 24 और 6.9% 2024 से 25 के बीच में रहेगी। तो 2023 से 24 के बीच में 6% रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द S&P और 6.9% रहेगी 2024 से 25 तक। अब यहाँ पे जो करंट हमारा ईयर खत्म हो रहा है, हमारा जो करंट फिस्कल ईयर खत्म हो रहा है, इसके लिए इन्होंने जीडीपी फॉरकास्ट की गई थी 7%। ठीक है ना। S&P ने साथ ही साथ ये कहा है कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर भी कमी आएगी। महंगाई दर जो करंट फिस्कल ईयर में था वो 6.8% था, लेकिन अब ये कम होगा, 5% तक पहुंचेगा 2023-24 में। अगर S&P ग्लोबल रेटिंग का अगर हम हेड ऑफिस देखते हैं तो USA में आपको इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था अबाउट द सिलिकॉन वैली बैंक। मैंने आपको ये बताया था कि जो 3 बैंक्स हैं वो कोलैप्स हुए हैं USA में, अमेरिका में। ठीक है, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो यहाँ पे कोई भी बैंक, जैसे कि हमारे देश में यश बैंक की जब हालत ख़राब थी तो SBI ने प्रपोजल दिया था उसको परचेस करने के लिए। ऐसे कोई बैंक जब हालत उसकी तंगी में आती है, ख़राब होती है या फिर बैंक करप्सी पहुँच जाता है, बैंक डिफ़ॉल्ट कंडीशन हो जाती है, बैंक रन हो जाता है, तो उस केस में कोई बड़ा बैंक सामने आता है और उस डूबते हुए बैंक को बचाने का काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक को एक्वायर करने के लिए आया है फर्स्ट सिटीजन बैंक, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में USA में आपको एक बैंक मिलेगा। उसने यहाँ पे बोला है कि वो एक्वायर करेगा सिलिकॉन वैली बैंक को। ठीक है, अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक था तो ये काफ़ी बड़ा बैंक था USA का और इसके पास काफ़ी ज़्यादा असेट और काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट थे। तो आधे असेट मतलब $56 बिलियन की जो डिपॉजिट है वो फर्स्ट सिटीजन बैंक के पास जाएंगे, लेकिन अभी भी 90 बिलियन जो इसके असेट या डिपॉजिटर्स है वो कहाँ पर रहेंगे? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट है तुअर दाल, जिसको अरहर की दाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है टू मॉनिटर द स्टॉक ऑफ तुअर। तो सरकार ने अरहर दाल के स्टॉक की निगरानी करने के लिए एक समिति का गठन करने की बात की है और ये अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये अनाउंसमेंट की है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है। और जो कमेटी बनाई जाएगी उसके चेयरमैन कौन होंगी? निधि खरे होंगी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अब ये कमेटी क्यों बनाई गई है? क्यों सरकार अरहर दाल या जो स्टॉक है तुअर दाल के उसको क्यों निगरानी रखना चाहती है? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी पिटीशंस फाइल की गई थी, कई सारे लोगों ने अपनी अर्जियां लगाई थी कि लगातार जो तुअर दाल के प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जबकि सरकार प्रॉपर अमाउंट में दाल को इंपोर्ट भी कर रही है और प्रॉपर अमाउंट में इसका स्टॉक भी, और हमारे देश में भी पर्याप्त मात्रा में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इंपोर्ट भी किया जा रहा है, प्रोडक्शन भी काफ़ी है, लेकिन जो स्टॉकर्स हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? बड़ी मात्रा में तुअर दाल को स्टॉक करने का काम कर रहे हैं, जिसको आप एक तरीके से काला बाजारी भी बोल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होते हैं? प्राइस भी बढ़ जाते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन भी आ जाता है, महंगाई भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लगातार तुअर दाल का स्टॉक किया जा रहा है और उसको मार्केट में नहीं बेचा जा रहा है। तो किस ट्रेडर के पास,
कितना स्टॉक प्रेजेंट है, कितना स्टॉक वो होल्ड किया हुआ है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका पूरा डेटा तैयार करने के लिए बेसिकली एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसकी चेयरमैन बनाई गई है निधि खरे को। तो ऐसा क्या गवर्नमेंट कर सकती है? तो बिल्कुल हाँ कर सकती है, अंडर द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि लास्ट ईयर से इस साल जो है वो तुअर दाल के प्राइस में इंक्रीमेंट देखा गया है लगभग 11.47%, और अभी लगभग 114 पर केजी यहाँ पे तुअर दाल के रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लास्ट न्यूज़ है आज की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। अच्छा, कुछ समय पहले मैंने आपको टीबी के बारे में बताया था। सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2025 तक भारत को टीबी फ्री घोषित कर दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर सरकार के द्वारा नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज रन किया जा रहा है, और भारत सरकार का यहाँ पे मकसद है कि 2030 तक, मतलब 2030 तक भारत को रेबीज फ्री भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो रेबीज फ्री डिक्लेयर करने के लिए पहले लोगों को बताना पड़ेगा, रेबीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लगातार जो रेबीज के डेथ केसेस बढ़ रहे हैं या जिन लोगों को रेबीज है उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी, है ना, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे ड्रग इनिशिएटिव जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो ड्राइव करने की ज़रूरत है। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार यही करने वाली है, क्योंकि 2030 तक हमको भारत को रेबीज फ्री डिक्लेयर करना है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हर 15 मिनट में पूरे वर्ल्ड में एक जो डेथ होती है वो रेबीज़ के कारण होती है। ठीक है, और रेबीज़ जो बीमारी है वो जनरली जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैट और डॉग, उनके बाइट करने से होती है, और इनसे जनरली जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2030 तक का टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भारत को रेबीज़ फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एक और जानकारी दे देती हूँ कि 28 सितंबर को 28 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब रेबीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ये आपका साइंस का पोर्शन यहाँ से बनता है। तो रेबीज़ जो डिसीज़ है वो एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है। ठीक है, तो रेबीज़ जो बीमारी है वो किससे होती है? एक वायरस से होती है। बेसिकली जो एनिमल जो कि सफ़र करते हैं रेबीज़ से, रेबीज़ वायरस से जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी जो सलाइवा होती है, उनकी जो लार होती है, उसमें वायरस प्रेजेंट होता है, और जब वो इंसानों को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो वो वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। तो जनरली डॉग्स, कैट और मंकीज़ के कारण ये वायरस जो है वो ह्यूमन तक पहुँचता है। ठीक है, अभी जो रेबीज़ वायरस है ना, ये एक आपका आरएनए टाइप का वायरस है। ये कैसा वायरस है? आपका आरएनए वायरस है, और ये लाइसा वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स अबाउट 99% ऑफ केसेस इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय द डॉग बाइट्स। तो 99% जो केसेस होते हैं रेबीज़ के जो सामने आते हैं वो कुत्ते के काटने से आते हैं। ठीक है, लेकिन 100% इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के ज़रिए, और पूरे वर्ल्ड में 33% जो रेबीज़ से डेथ होती हैं वो भारत में होती हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर रेबीज़ डे के बारे में, तो वर्ल्ड रेबीज़ डे हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुईस पाश्चर की, और लुईस पाश्चर ने ही पहली रेबीज़ वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था। जैसा कि मैंने कहा कि 28 सितंबर को हमने रेबीज़ डे मनाया, और इसकी जो 2022 की थीम थी वो थी रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट आपको मिलेगी, आप चाहें तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका टास्क है आज का। ये सारी डिसीजेज़ आपको याद करनी है, और ये सारी डिसीजेज़ जो है वो वायरल डिसीजेज़ है, मतलब वायरस के कारण होती हैं। इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिए, डेंगू। डेंगू जो है वो भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया है ना, जितने भी ये पॉक्स होते हैं, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मीसल्स, मम्स, है ना, ये सारी जो बीमारियां हैं वायरस के कारण होती हैं। तो डेंगू आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा आप एक और नाम याद रखेंगे यहाँ पे, इबोला। इबोला वायरस, डेंगू वायरस, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड जो है वो अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको बेचने को तैयार है। आदित्य बिरला ग्रुप हैज़ एग्री टू सेल इट्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस टू प्राइवेट इक्विटी फर्म समारा कैपिटल। समारा कैपिटल को आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड अपनी सब्सिडी बेचने तैयार है। कितने में? 455 करोड़ रुपीज़ में। नेक्स्ट है, फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो मुंबई में आयोजित की जा रही है, और G20 की प्रेसिडेंसी आप सभी को पता है भारत में है, और 28 से 30 मार्च के बीच में
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो EPFO है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिक्स कर दिया है फॉर 8.15%। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। भोपाल जो है वो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, और मनु भाकर ने यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड इन पुणे। तो पहली जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्मी चीफ और अफ्रीकन कंट्रीज के जो कह सकते हैं डेलीगेट्स हैं और उनकी आर्मी के जो चीफ है, उनके बीच में पहली मीटिंग आयोजित की जा रही है पुणे में, जिसमें 31 रिप्रेजेंटेटिव जो है अफ्रीकन कंट्रीज के यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है तंजानिया। तंजानिया आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तंजानिया रिसेंटली डिक्लेयर एन आउटब्रेक ऑफ हाईली कंटेजिनियस एंड द डेडली वायरस मारबर्ग वायरस विच कॉजेज वायरल हेमरेज फीवर। तो मारबर्ग वायरस का आउटब्रेक कहाँ हुआ है? तंजानिया में हुआ है। इसके पहले कॉन्गो और कई अफ्रीकन कंट्रीज में हो चुका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, वो ये है कि लेपर्ड 2 टैंक किस देश का है? तो लेपर्ड 2 क्या है? एक टैंक है जो कि जर्मनी का है, और इसे भेजा जा रहा है कहाँ पे? यूक्रेन में। तो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस दैट फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 3rd जनरेशन लेपर्ड 2 टैंक हैज़ बीन सेंट टू द यूक्रेन। नेक्स्ट है G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की समिट कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम में हो रही है। चेयर कौन कर रहा है? तो चेयर इंडिया करेगा, और को चेयर कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील कर रहा है। ठीक है। सो ये हेडलाइंस थी जो आज हमने न्यूज़ देखी है। आप इनको शॉर्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि होपी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एन एथिक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में रहने वाले लोगों का एथिक ग्रुप है? रशिया, USA, इटली या फिर टर्की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन मोर देन 1 गोल्ड मेडल द वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अभी रिसेंटली मैंने आपको वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में बताया था, जिसमें भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, और चारों पर्सन्स के नाम मैंने आपको बताए थे। आपको बताना है वो सेकेंड इंडियन कौन है जिसको एक से ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड मिला है, 1 गोल्ड मेडल इन द वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। निखत जरीन, मैरी कॉम, लवलीना या स्वीटी बोरा। ठीक है। और ये चारों के चारों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सही आंसर भी आपको वहीं मिल जाएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।